नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की पोस्ट के बाद बयानबाजी तेज। चिराग पासवान सहित कई नेताओं का राहुल गांधी पर निशाना। कांग्रेस नेताओं को आत्ममंथन करने की जरूरत। दिल्ली में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मोदी सरकार पर निशाना। कहा 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की मीडिया से वार्ता। आज तक दुनिया में किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का औरैया दौरा। किसान सम्मान समारोह में सीएम ने की शिरकत। कहा डबल इंजन सरकार में किसानों का विकास। इक्कीस जून को कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बाबा रामदेव के साथ योग करते नजर आएंगे सभी लोग। सीएम ने सभी से की कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। दिल्ली के नेहरू विहार में नाबालिग लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप। दुष्कर्म की जताई जा रही आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पोस्ट के बाद लगातार बयानबाजी तेज हो चुकी है और बीजेपी के नेता कांग्रेस राहुल गांधी पर हमलावर है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं में यही समस्या है कि जब आत्ममंथन करने की आवश्यकता है तो ये लोग चुनाव हारने के बहाने ढूंढते हैं। ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं। दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था पे इनका प्रश्न चिन्ह है जहां पे एक समिति के द्वारा इलेक्शन कमीशन को चुना जा रहा है। पर जब कांग्रेस के जमाने में एक हस्ताक्षर से चुन लिया जाता था, वो व्यवस्था सही थी। हकीकत है कि अगर इनको किसी एक व्यवस्था में नुक्स निकालने हैं, किसी एक संस्था में नुक्स निकालने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है, वो इनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी। उसमें इनको नुक्स निकालने की जरूरत है। जो निकालते भी हैं गाहे बगाहे अलग अलग राज्यों में जाके, कभी जयचंद ढूंढते हैं अपनी ही पार्टी में तो कभी अपनी ही पार्टी का विरोध करके आ जाता है। और सही कर रहे हैं वो, क्योंकि आत्ममंथन इनको करने की जरूरत है। और आत्ममंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे हैं। और बिहार के बाद आसाम, बंगाल, तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत की सेना को लेकर राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने की, उसके बाद उनको पूरी श्योरिटी है कि बिहार के चुनाव वो हारने वाले हैं। अब चुनाव हारने वाले हैं तो बहाना पहले से बनाना है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, क्योंकि परिवार और अपने आप को बचाना है और एलिबाई और एक्सक्यूज बनाना है। ये जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो पोस्ट इलेक्शन एक्सक्यूज बनाया कि देखो महाराष्ट्र में रिगिंग हो गई इसलिए हम हार गए। अब बिहार में हारने वाले हैं तो ये प्री इलेक्शन एक्सक्यूज बना रहे हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नहीं अनेकों बार इनके हर सवाल पर फैक्चुअल डेटाबेस तथ्यात्मक जवाब दिया है, परंतु राहुल गांधी को लगता है कि उनका पारिवारिक तंत्र जो है वो संवैधानिक तंत्र के ऊपर है। इसीलिए जब ये चुनाव हारते हैं तब तो चुनाव आयोग में इनको गलतियां नजर आती है। और यही चुनाव आयोग के द्वारा उसी समय पर किया गया झारखंड चुनाव एकदम ठीक था।
इसी समय पर जम्मू कश्मीर का चुनाव एकदम ठीक था, कर्नाटका का चुनाव एकदम ठीक था, तेलंगाना में चुनाव एकदम परफेक्ट था, हिमाचल में भी एकदम परफेक्ट। हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं चुनाव जीतूं तब तो चुनाव आयोग ठीक, अगर मैं कोर्ट केस जीतूं तब तो जुडिशरी ठीक, वरना मैं इन सबको गालियां दूं, विदेश जाकर भी गालियां दूं। और जहां तक संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने की बात है, तो राहुल जी अभी 25 जून आ रही है। 25 जून को पता है क्या हुआ ना? 50 वर्ष पहले आपकी दादी माँ ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाकर क्या संसद, क्या मीडिया, क्या जुडिशरी, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन, सबको कुचल दिया था। तो जिनके परिवार के पूरे चरित्र में संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो, वो दूसरों पर रिगिंग और मैच फिक्सिंग का आरोप कृपया ना लगाएं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पोस्ट के बाद जहां एक तरफ बीजेपी पलटवार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेता भी राहुल गांधी के समर्थन में नजर आ रही हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। देश की जनता ये मानती है कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बीजेपी के प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में? फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए, जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो है। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की जरूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सवाल एक ही है, प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए हैं और 11 साल में एक बार भी उन्होंने स्वतंत्र इच्छा से मीडिया से वार्ता नहीं की। दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान मीडिया से बातचीत ना की हो। दुनिया भर की बातें हो रही हैं, पर सवाल एक ही है। 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी का, और 11 साल में एक बार उन्होंने निडर होकर फ्रीव्हीलिंग वार्ता नहीं की है मीडिया से। दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है जो अपने जो कार्यकाल होता है, जो अपने शासनकाल होता है, जिसमें मीडिया से वो उसकी बातचीत नहीं हो। 11 साल से इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भेंट वार्ता नहीं हो पाई है। हाँ, 1 साल पहले चुनाव के अभियान के दौरान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, मेन एक्टर नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने कई इंटरव्यू दी और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। वो तो 1 साल पहले। पर बिना स्क्रिप्ट, बिना लिखे, निडर होकर मीडिया से बात क्यों नहीं करते हैं? मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते हैं कि क्या किया आपने 11 साल से? क्या शासन में निरंतरता आपने देखी है?
जो सवाल उठाए जा रहे हैं आपके शासनकाल के बारे में, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहलगाम के आतंकवादी अभी भी वो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। कई सवाल उठे जो सीडीएस का खुलासा हुआ है सिंगापुर में, उसके बारे में चुप है। विशेष अधिवेशन नहीं बुलाना चाहते हैं पार्लियामेंट का, सर्वदलीय बैठक में वो मौजूद नहीं होते हैं। सवाल तो यही है ना। 12 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मेरे वजह से ये युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैंने करवाया है। इन दोनों देशों के बीच में अभी के लिए एक समझौता कराया है। और क्यों कराया है? राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि ट्रेड को लेकर उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी थी कि अगर आप मेरे साथ व्यापार करना चाहते हो कि ये लड़ाई बंद करो। इस पर तो चुप है। तो हमारी मांग ये है कि 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री, आप डरे क्यों हैं? बिना लिखे, बिना पहले सवाल आने से आप मीडिया से क्यों नहीं बातचीत करते? सवाल क्यों नहीं लेते? बिना स्क्रिप्ट का, पहले ही नहीं पता। ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर नहीं चाहिए। आप जाइए, कहीं भी जाइए, भारत मंडपम में जाइए, विज्ञान भवन में जाइए, कहीं भी, और भेंट वार्ता कीजिए। राष्ट्रीय मीडिया से कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कीजिए, सवाल लीजिए। आपकी नीयत साफ है और आप सचमुच में कुछ चीज छिपा नहीं रहे हैं, तो ये भेंट वार्ता कीजिए, सवाल लीजिए। जो सवाल विपक्ष उठा रहा है और जो मीडिया उठाएंगे, बिना धमकी मत दीजिए मीडिया को कि अगर आप एक कठिन सवाल पूछेंगे तो आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, आपके मालिकों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। वो सब धमकी नहीं दीजिएगा, ईमानदारी से आप सवाल उठेगा। 11 साल हो गए आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने शासनकाल में प्रेस से मुलाकात की थी, सवाल लिए, जवाब दिए, कठिन सवाल आए, जवाब दिया। पर यह प्रधानमंत्री 11 साल से एक भेंट वार्ता नहीं कर पाए मीडिया से। आखिरकार क्यों आप चाहते हैं, क्यों विपक्ष चाहता है कि प्रेस वार्ता प्रधानमंत्री की हो? अरे ये तो लोकतंत्र कहाँ बात कर रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट में तो आते नहीं है, पार्लियामेंट तो सवाल का जवाब तो देते नहीं है। साल में एक बार ही बोलते हैं और वो भी चुनावी भाषण करते हैं और सारा निशाना जवाहरलाल नेहरू पर पड़ता है। सवाल जो खरगे जी उठाते हैं, राहुल जी उठाते हैं, अन्य विपक्ष के नेता उठाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, उसका जवाब तो नहीं देते हैं। उनका तो एक सेट भाषण होता है कि सभी की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपलब्धि है तो नरेंद्र मोदी। ये तो प्रवचन देते हैं, ये भाषण नहीं देते पार्लियामेंट में, सवाल का जवाब नहीं करते। कितने सवाल हमने किया है और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पार्लियामेंट में पेश करते हैं। तो प्रेस से बात कीजिए ना, ये लोकतंत्र का एक प्रतीक होता है, डेमोक्रेसी का मायने ही यही है, जवाबदेही होना चाहिए। आप मानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो उनसे आप उनके सवाल क्यों नहीं लेते हैं, उनका जवाब क्यों नहीं देते हैं? 1 साल पहले आपने सभी चैनलों से इंटरव्यू बात की, मीडिया से बात की, सवाल भी आपने पहले ही आपको दिया गया, जवाब भी आपने दिया। जैसा कि मैंने कहा ना, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेन एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर सब प्रधानमंत्री ही थे। तो ये तो लोकतंत्र का मजाक है ना। और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बेंगलुरु में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट कैक्टस फैमिली में आता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें रासायनिक खाद नहीं डालनी पड़ती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान चाहिए। मित्रों, आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत मैं कर्नाटक में हूं, बेंगलोर ग्रामीण जिले में अभी मैं आया हूं। मुनिराज जी के खेत में खड़ा हूं और यहां आप देख रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती मुनिराज और उनका परिवार करता है।
और मैं ये बताना चाहता हूं कि कैक्टस फैमिली में आता है ड्रैगन फ्रूट। इसकी विशेषता यह है कि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालने पड़ते, गोबर की खाद से काम चल जाता है, तो ये ऑर्गेनिक है। कैक्टस फैमिली के फ्रूट में बीमारियां कम लगती है और इसलिए खर्चा भी घटता है और ऑर्गेनिक उत्पाद भी मिलता है जो सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी होता है। ड्रैगन फ्रूट के जो कमलम लोटस ही जैसा है और कमलम मतलब भारत। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो ये कमलम की खेती मुनिराज जी करते हैं और इसमें पहले साल ही फल आ जाते हैं। पहले साल 2 से 3 लाख रुपए फल बेच के निकलते हैं, लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, 6-7 लाख तक। लेकिन दूसरे साल में फिर हम 8-10 लाख रुपए तक इसकी बिक्री कर सकते हैं और पैसा बचना शुरू होता है। लेकिन तीसरे साल जैसे ही ये पूरी क्षमता से उत्पादन देता है कमलम, तो हर साल 6 से लेकर 7 लाख रुपए कम से कम बचाए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत बनाना है 2047 तक। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान चाहिए और विकसित खेती के अंतर्गत ही हमको कृषि का विविधीकरण करके ऐसी कमलम जैसी फसलों की तरफ आना पड़ेगा। उगाना भी आसान है, हम किसानों को एजुकेट भी करेंगे। इससे 3 फायदे हैं। एक, ऑर्गेनिक उत्पाद मिलेगा। दूसरे, इतने न्यूट्रिएंट है इसमें जो मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रखेंगे। तीसरे, जब हम दूसरी फसलें करते हैं तो 50,000 1 लाख रुपया मुश्किल से 1 एकड़ में बच पाता अगर ढंग से किया जाए। लेकिन इसमें आप 6-7 लाख रुपया भी हर साल कमा सकते हैं। तो आइए हम कृषि के विविधीकरण की तरफ बढ़े। IIR को मैं बहुत बधाई देता हूं, उन्हें यहाँ काफी ट्रेनिंग दी है और किसानों को प्रेरित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ औरैया दौरे के दौरान किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकते हों। ऐसा आपको पहली बार 2014 में देखने को मिला होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर्ण हेल्थ कार्ड योजना प्रारंभ की थी। और भाइयों, अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो, यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा। जब मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। कृषि वैज्ञानिकों के अलावा किसान के पास न इतना समय होता था, न इतनी जानकारी के लिए कोई उस प्रकार की सुविधा होती थी। पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक किसान के पास उपलब्ध हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 86 लाख किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की ये सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है। हमारी सरकार 2017 में आई। 2017 में सरकार आई थी, किसान आत्महत्या कर रहा था। गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था। कहीं
केंद्र नहीं चलते थे, न मकई केले, न तिलहन केले, न दलहन केले, न आलू केले, न धान केले, न गेहूं केले, न बाजरा केले, न ज्वार केले, कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए, सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया और कर्ज माफी के बाद फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से इन्हें पूरा करते हुए उन किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी। तो 15 लाख निजी ट्यूबवेल को किसानों की समस्या का समाधान करते हुए फ्री में बिजली देने की व्यवस्था भी की है। हमारा अन्नदाता किसान के ऊपर बोझ नहीं आएगा, ये बोझ सरकार उठाएगी, डबल इंजन सरकार इसका बोझ उठाएगी। और आज हम 2700 करोड़ रुपए यह भी उन किसानों के बदले बिजली विभाग को देते हैं और अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध होती है। हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी लागू होने पर कहा कि यूसीसी हमारा संकल्प था और ये संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रखा था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना समर्थन दिया। हमने सरकार में आते ही उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारे संकल्प और अपने वचन को निभाया है। देखिए, यूसीसी हमारा संकल्प था और ये संकल्प हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने विधानसभा चुनाव में ये संकल्प रखा था, संकल्प प्रस्तुत किया था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और 22 सालों में पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक मिथक टूटा, एक परिपाटी बदली, एक इतिहास बन गया। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाई और हमने सरकार में आते ही जो हमारा संकल्प था, हमारा वचन था, वो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ निभाया, उसको पूरा किया। और एक यूसीसी की गंगा देवभूमि से निकल रही है, पूरे देश में जाएगी। यूसीसी किसी पंथ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सभी को समान लेने का एक कानून है और समानता का अधिकार सबको मिले। महिला शक्ति को सुरक्षा और सशक्तिकरण उनका दोनों हो, बच्चों को उनके भविष्य का सुरक्षित प्रावधान हो, बुजुर्गों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। सभी का इसमें पूरी तरह से ख्याल किया गया है। संविधान निर्माताओं के जो स्वप्न थे, जो उनके जो संविधान बनाते समय जो संकल्पना थी, उसको साकार किया गया है। कुरुक्षेत्र में सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि 21 जून को हम योग दिवस को एक पर्व के रूप में मना रही हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि कुरुक्षेत्र में योग गुरु रामदेव महाराज के साथ और उनके मार्गदर्शन में हमें योग करने का सौभाग्य मिलेगा। साथ ही लाखों की संख्या में उस दिन लोग यहाँ पर योग करेंगे। मैं कुरुक्षेत्र के हर घर से अनुरोध करूंगा कि पहले इस कार्यक्रम में शामिल हो, उसके बाद दूसरा कोई काम करें। और योग गुरु भी आएंगे, तमाम दूर दराज के लोग। जी देखिए, 21 जून को एक पर्व के रूप में हम योग दिवस मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में जन जन का, हर व्यक्ति का, उसको जीने की एक दिशा देने वाला ये योग फैलाने का काम किया है। और हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र में राष्ट्र योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके साथ हमें उनके दिशा निर्देश में हमें योग करने का अवसर मिलेगा। हम परम सौभाग्यशाली हैं। एक बड़ी रचना
कुरुक्षेत्र में हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों ने रखी है कि लाखों की संख्या में लोग उस दिन यहाँ योग करेंगे। हर घर से मैं कुरुक्षेत्र के लोगों से आग्रह करूँगा कि अगर बाहर भी कहीं जाना पड़ रहा है तो योग के समय यहाँ जरूर रहें, बाद में बाहर जाएं। पहले योग फिर जलपान, पहले योग कर रहे हैं और योग करके, क्योंकि हम सब यहाँ पर आएंगे और उसको लेकर के हमने कई अभियान भी चला रखे हैं। स्वच्छता का अभियान इसके अंदर जोड़ा है, लगातार चल रहा है और 21 जून से 25 दिन पहले 27 मई को हमने इसका शुभारंभ किया था। इसमें अलग अलग हमारे विभाग, अलग अलग हमारे संस्थाएं वो इस योग के अंदर लगी हुई हैं ताकि इसको एक पर्व के रूप में हम सब मिलकर के मना सकें। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है 21 जून को ये 11वां योगा दिवस है। 10 योग हमने पूरे किए हैं हम सब के लिए। योग है जो दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग लड़की का खून से लथपथ शव सूटकेस में मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि बच्चे के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर उसका शव सूटकेस में बंद किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मामले का जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। दिल्ली में नाबालिग बच्ची की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने दिल्ली और पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आज बीजेपी को जवाब देना होगा। अगर दिल्ली में उनकी 4 इंजन वाली सरकार है तो हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है। इस पूरे इंसिडेंट ने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है, शर्मसार कर दिया है कि देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि जब उनकी दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार उनकी, पुलिस उनके, मुख्यमंत्री उनकी, एलजी साहब उनके, तो फिर वो हमारी बेटियों को सुरक्षित क्यों नहीं रख सकते हैं? ये उनकी जिम्मेदारी है। जब कोई चुनाव आता है तब अमित शाह जी हर चुनाव में प्रचार करते हुए दिखते हैं। आज एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है तो अमित शाह जी गायब हैं। रोज किसी मीडिया इवेंट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिखती हैं। आज एक 9 साल की हमारी बिटिया के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या हो जाती है तो रेखा गुप्ता जी गायब हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपनी जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते हैं। हमारी बेटियों को सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों पर किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह के मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई पुलिस को और सरकार को करनी होगी और इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी हैवानियत करने से पहले डर लगे। आज क्यों लगता है, क्यों होती है ऐसी हैवानियत? क्योंकि ऐसी हैवानियत करने वाले मुलजिमों को लगता है कि दिल्ली पुलिस पकड़ने थोड़ी वाली है, कोई कार्रवाई थोड़ी होने वाली है, कोई सालों सालों तक हम बैठे रहेंगे, कोई सजा थोड़ी होने वाली है। ये सरकार का फेलियर है जिसकी वजह से आज किसी भी व्यक्ति में हिम्मत है कि वो ऐसा दुष्कर्म कर सकता है, ऐसी हैवानियत कर सकता है। तमिलनाडु के चेन्नई में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।